नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहता हूँ आपको। इससे पहले कि मैं अगला सवाल लूँ, जो कॉलर ने अभी ब्रेक से पहले जो कॉल की थी, उन्होंने एक चीज़ पूछी थी जो मुझे अभी ख्याल आया बैठे बैठे, तो मैं कहा मैं इससे पहले कि अगला सवाल लूँ तो मैं इसको क्लियर करता चलूँगा। उनसे जब मैंने पूछा था कि वाइफ आपकी ब्रिटिश नेशनल है कि नहीं, तो उन्होंने कहा था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ILR होल्डर हैं और वो 30 साल से यहाँ पर हैं और उनका इंडेफिनिट लीव चल रही है। इस तरह की केस में जहाँ पे उनकी शादी जेन्युइन है, उनका बेबी होने वाला है, वो इकट्ठे रह रहे हैं और उनका सारा कुछ चल रहा है, उनके ब्रिटिश नेशनल होने में या इंडेफिनिट लीव होल्डर होने में कोई फ़र्क नहीं है। इंडेफिनिट लीव होल्डर हो या ब्रिटिश नेशनल हो, दोनों सेटल्ड माने जाते हैं यूके में। सेटल्ड का मतलब ये है कि आपके ऊपर कोई इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जब वो सेटल्ड हैं तब वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं और उसी में आपका केस चलेगा। ब्रिटिश नेशनल होने में या इंडेफिनिट लीव होल्डर होने में आपकी सिचुएशन के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते जी। हेलो हेलो सर, गुड इवनिंग। जी, गुड इवनिंग सर, आप बहुत अच्छा मालूमात दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी जानकारी है, जितनी तारीफ करो उतनी ही कम है सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। हाँ जी सर, मेरा सवाल है कि एक्चुअली सवाल क्या है सर, परेशानी हुई है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हाँ। मैं तकरीबन इधर 9 साल से हूँ और अभी तकरीबन 10 साल पूरे हो गए मेरे को। मैंने लास्ट टाइम स्टूडेंट एप्लीकेशन की थी Tier 4 की सर। अच्छा। और उन्होंने मेरी 1.5 मंथ बाद इनवैलिड कर दी और बोला कि फी नहीं पे हुई आपकी। और एक्चुअली फी वाज पेड ऑनलाइन बाय डेबिट कार्ड सर, एंड मेरे पास उसका प्रूफ भी था। मैं उनको वही जो मेरे पास एप्लीकेशन आई थी उसको रीसबमिट कर दिया, नथिंग चेंज। क्योंकि अगर चेंज करता तो उन्होंने बोलना था कि ये फ्रेश होगी। वैसी एप्लीकेशन मैंने उनको वापस भेज दी, साथ में प्रूफ लगा के और साथ में कवरिंग लेटर लगा के कि भाई फी इज पेड ऑन टाइम। एंड उसके बाद ही उन्होंने वो एप्लीकेशन उठाकर मेरे को रिफ्यूज करके भेज दी और अभी मेरे को राइट ऑफ अपील भी नहीं दिया सर। तो अभी मेरे को समझ नहीं आ रही कि क्या करूं सर। ऊपर 10 ईयर भी पूरे हो चुके हैं मेरे को और कोई फॉल्ट भी नहीं है मेरा। अभी समझ नहीं आ रही क्या बताऊं और मैं क्या करूं, तो प्लीज इसके बारे में बताइए भी क्या रास्ते हो सकते हैं। मुझे बताओ ये कब हुआ ये? है जी, ये एप्लीकेशन कब रिफ्यूज हुई है? अभी हफ्ता भर पहले हुई है जी। ओके, चलो अभी टाइम है आपके पास। आपको फौरी तौर पे इसको जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज करना है जी। ओके, चलो अब आप सुनो, मैं आपको बताता हूँ जवाब इसका। थैंक यू। आपके 10 साल तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं। आपने एप्लीकेशंस भी सही सब कुछ टाइम पे किया, हर चीज़ आपने सही की। आपने एप्लीकेशन भेजी, उन्होंने आपको इनवैलिड करके 1.5 महीने बाद भेज दी, ये कह के कि आपकी फ़ीस नहीं मिली। फीस आपकी ऑनलाइन ऑलरेडी पे हो चुकी हुई है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने ऑब्वियसली एक गलती की है। उस गलती को अब ठीक करना लाजमी है। अब इसको करने का तरीका क्या होगा? आप ये करें, अभी आपको रिफ्यूज़ किए हुए 1 हफ्ता गुजरा है, आप फौरी तौर पे प्री एक्शन प्रोटोकॉल बना के भेजो उनको एक टाइम लिमिट दो कि जी इतने टाइम के अंदर अंदर आपने जवाब देना है। बेशक उनको ज़्यादा लंबा चौड़ा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, 14 दिन का टाइम दो, 21 दिन का टाइम दो। उनसे कहो कि जी इस टाइम के अंदर अंदर आप ये अपनी गलती मानो और ये वापस लेके अपना डिसीजन वापस लेके मुझे या तो राइट ऑफ अपील दो या मुझे स्टेटस दो इसके ऊपर। अब अगर वो आपको नहीं प्री एक्शन प्रोटोकॉल में मानते, कुछ नहीं आपको आता, तो फिर जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन करो। जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन जब आप करोगे, एक कॉपी आपकी जाती है जो कोर्ट को जाती है, दूसरी कॉपी आपकी जाती है ट्रेजरी सोलिसिटर्स को, जो कि होम ऑफिस के वकील होते हैं। अब ट्रेजरी सोलिसिटर्स को जब आप भेजेंगे, आपकी ग्राउंड्स के अंदर साफ साफ लिखा होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे अपील करना चाह रहे हैं या इसको जुडिशियली रिव्यू करवाना चाह रहे हैं कि उन्होंने आपको गलत एप्लीकेशन वापस की। अब अगर गलत एप्लीकेशन वापस की उन्होंने, तो उसका मतलब ये कि गलती उनकी है, उनको उसको कंसिडर करना चाहिए था। अब आपने जो दोबारा एप्लीकेशन भेजी, अब ठीक है आपने उनको वही पैकेट उठा के दोबारा भेज दी, तो अब वो कहेंगे इसमें कि जी आपने पुरानी बैंक स्टेटमेंट्स लगाई हुई, आपने पुरानी सारी चीज़ें लगाई हुई हैं, आउट ऑफ डेट हो चुका हुआ है, वो सारा कुछ कर आके उन्होंने आपको रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन हमारा पॉइंट तो ये कि जब पेमेंट आपकी ओरिजिनल एप्लीकेशन के साथ एक्सेप्ट हो गई थी, तो फिर आपकी एप्लीकेशन को वापस क्यों किया गया? और अगर आप दोबारा जो उनको उठा के भेज रहे हैं वापस, अगर आपने नई पेमेंट साथ नहीं लगाई, अगर पुरानी पेमेंट के ऊपर ही रिलाई कर रहे हैं और उसी पेमेंट को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको वो ये नहीं कह सकते कि आप आउट ऑफ डेट है। समझ आइए आपको बात की? ये चीज़ ऐसी है, एक नुक्ते वाली बात है, नुक्ता उठाने वाली बात है। अगर आपको समझ आती है और इसको सही तरह से आपका वकील एक्सप्लेन कर सके, तो फिर इसके अंदर आपका चांस ज़रूर बनना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी सोलिसिटर अगर इसको उठा के देखेगा, जो ट्रेजरी सोलिसिटर्स में बैठे काम कर रहे हैं, अगर वो उसको उठा के देखेगा और ग्राउंड्स को पढ़ेगा और उसके बाद समझ आएगी कि हाँ वाकई इन्होंने गलती ज़्यादती की है, तो वो यही कहेगा कि जी इस रिफ्यूज़ल लेटर को विड्रॉ किया जाए और हम दोबारा फैसला करेंगे उसके ऊपर। अब अगर उसको वो विड्रॉ कर लेते हैं,
जैसे ही इसको विड्रॉ करते हैं तो आपकी ओरिजिनल एप्लीकेशन दोबारा खड़ी हो जाती है, यानी आपकी ओरिजिनल एप्लीकेशन दोबारा अलाइव हो जाती है। अब अगर ये सिचुएशन बनती है देन देयर इज फैंटास्टिक, बिकॉज फिर आपके 10 साल लीगली कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपके 10 साल लीगली कंप्लीट हो जाते हैं, आपकी एप्लीकेशन बेशक पेंडिंग है, उसका अभी भी फैसला नहीं आया या उसको उन्होंने रिफ्यूज भी कर दिया, कुछ भी हो गया, अगर आपके 10 साल लीगली कंप्लीट हो गए तो आप उसकी बेस पे सेट एलआर एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और वो एप्लीकेशन भी डालने के लिए आपको एक वेरिएशन करानी पड़ेगी, जो कि कोई मुश्किल काम नहीं, वो भी हो सकता है। कहने का मकसद ये है, पूरा प्लान आपका बन सकता है, आपको अभी फौरी तौर पे एक्शन लेना है। अभी आपकी आवाज़ से लग रहा है कि आप बिल्कुल फूक निकली हुई है और बिल्कुल चुप होकर बैठे हुए हो कि यार अब मैं क्या करूं, ये क्या हो गया मेरे साथ। ये नहीं करना, क्योंकि वो जो मायूसी वाली बात है ना, मायूसी में क्या होगा, डिप्रेशन में चले जाओगे, खामोश बैठे रहोगे, किसी लल्लू पंजू वकील के पास पहुंच जाओगे जो आपका केस और बर्बाद करेगा, जिसको पता भी नहीं होगा क्या करना है। आपके अपना डिप्रेशन, आपका अपना ये जो वो एक मायूसी है, ऊपर से कोई और फजूल वकील मिल गया तो बिल्कुल बेड़ा गर्क। सो आंखें खोलें, होश करें, मुंह हाथ धो के, नहा धो के कल फौरन किसी वकील के पास जाओ जो कि अपना काम अच्छी तरह जानता हो, और उसको जाके बताओ कि जी ये चीज़ हुई है मेरे साथ, ऑब्वियस गलती है, इस ऑब्वियस गलती को हमें ठीक कराना है। ऑब्वियस गलती सिर्फ तब तक ऑब्वियस होती है जब तक वो नज़र आती है ऑब्वियसली, वरना नहीं। ठीक है जी, ऑब्वियस होने का मतलब ही ये है कि आपको एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है, साफ दिखाई दे रहा है कि उन्होंने गलत फैसला किया, साफ दिखाई दे रहा है कि आपके पैसे पहले काटे गए थे तो उसको उसी वक्त कंसिडर करना चाहिए था। अगर आप उसको पॉइंट आउट नहीं करते सही जगह पे जाके तो वो साफ दिखाई किसी को नहीं देता। इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको सही टाइम पे पॉइंट आउट करें और सही टाइम पे उसको रिकग्नाइज करें। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है, वो ये है कि मैंने भी मार्च में अपना इंडेफिनेट लीव टू रिमेन 10 ईयर बेसिस पे अप्लाई किया, हाँ 17 मार्च को, और मैंने अपनी वाइफ का जो मेरे साथ रह रही हैं 2010 से, यानी जुलाई 2012 से पहले वाली मेरे साथ एज ए स्टूडेंट और फिर PSW पे थी। ठीक। हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ, बताइए। जी, मैं आने दूं? ओह माय गॉड, आपकी मेरे ख्याल है पिछली कॉल कट के आप दूसरी कॉल कनेक्ट हो गई है। जी हाँ, चलिए चलें। बताइए सर, मैं किसी और से बात कर रहा था, उनकी कॉल मेरे ख्याल है कट गई है बीच में। आई एम सो सॉरी पिछले कॉलर को। चलें खुशकिस्मत है कि आपकी आवाज़ सुनी है। चलें बताइए जी, हाउ कैन आई हेल्प। अच्छा, मैंने अभी दोस्त के बारे में डिस्कस करना था, वो मेरे पास ही बैठे, लेकिन कम्युनिकेशन की वजह से वो बात नहीं कर सकते। अच्छा। उन्होंने 4 साल पहले असाइलम अप्लाई किया हाँ और 4 साल के बाद उन्हें स्टेट वे रिफ्यूज कर दिया। हाँ इतना इंतजार करने के बाद वो कोर्ट में गए, कोर्ट में भी पहली कोर्ट में उन्हें रिफ्यूज कर दिया, जी। और उसके बाद उन्होंने परमिशन टू अपील होती है कोई, वो की, तो उनको उन्होंने अलाउ कर दी। और वो जज ने जो जिस बेस पे उन्होंने अलाउ की, उनमें लिखा हुआ था कि एक तो मटीरियल एरर्स में बहुत है, और जो पिछले जज ने जो है ना बच्चों को नहीं कंसिडर किया उनके केस को, वो 2 बच्चे थे उससे। जी। मैं ये भी चाहता हूँ कि अब जो है ना, अब उनकी हियरिंग है नेक्स्ट 2 माह में जी। आगे, तो अब वो क्या पॉसिबिलिटी उनके साथ हो सकती है, और क्या टैक्टिक्स जो वकील जाएगा वो क्या अडॉप्ट कर सकता है कि वो विन कर सके, मतलब जो परमिशन टू अपील है जो कोर्ट में नेक्स्ट। ओके ओके, चलें अब 2 महीने में ना आपकी हियरिंग। जी हाँ, आफ्टर जी 2 मंथ्स। चलें ठीक है, मैं बताता हूँ जी। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब देना शुरू करूँ, जो पिछले कॉलर थे मैं उनसे माजरत दोबारा करना चाहता हूँ। आपकी कॉल ड्रॉप होने में मेरा कोई हाथ नहीं है, लेकिन जो आपकी कॉल से मुझे लग रहा था कि आप बात कर रहे हैं वो यही था कि आपने सेट एलआर के लिए अप्लाई किया, आपकी एप्लीकेशन गई हुई है, वाइफ आपकी जो थी वो आपकी डिपेंडेंट थी PBS पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम के ऊपर 9 जुलाई 2012 से पहले। जो मैं इस इन्फॉर्मेशन पे आपको जवाब दे सकता हूँ वो यही है, कल को अगर आपको इंडेफिनिटली मिल जाती है, साथ आप उनके लिए FLRM अप्लाई कीजिए। FLRM के अंदर आपको अपना सारा कुछ दिखाना पड़ेगा, जो रिक्वायरमेंट्स इमिग्रेशन रूल्स की हैं वो जैसे ही उनको मिलता है, अगर उनको FLRM में स्टेटस मिल जाता है तो बेशक आप अगले दिन जाके इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि 9 जुलाई 2012 से पहले वो आपके साथ डिपेंडेंट चल रही थी। ठीक है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन थी उसके ऊपर मैं सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ आपको। अब हम ये दूसरे सवाल के ऊपर आते हैं जिन साहब से अभी बात हुई, जिन्होंने बताया कि असाइलम किया गया था 4 साल पहले, काफ़ी देर उनको इंतज़ार कराया गया, वो इंतज़ार चलता रहा उनका, अब उनको रिफ्यूज़ किया गया,
कोर्ट में गए, जज ने भी रिफ्यूज़ कर दिया और अब उन्होंने परमिशन फॉर लीव टू अपील दाखिल की थी, जो परमिशन उनको ग्रांट कर दी गई। उस परमिशन में ये कहा गया कि आपकी जो डिटर्मिनेशन है जज की, उसके अंदर मटीरियल एरर्स ऑफ लॉ हैं और बच्चों के केस को प्रॉपर्ली कंसिडर नहीं किया गया, इसलिए परमिशन देते हैं कि अपर ट्राइब्यूनल में जाके उस केस की अब हेयरिंग की जाए। अब ये बता रहे हैं कि हेयरिंग तकरीबन 2 महीने में है और सवाल ये है कि क्या टैक्टिक्स अपनाए जाएं और क्या कुछ किया जाए। सर टैक्टिक्स तो मैं यहाँ पे आपको सारे नहीं बता सकता, बिकॉज एज अ बैरिस्टर या एज अ सोलिसिटर या एज अ रिप्रेजेंटेटिव इन कोर्ट हमारे टैक्टिक्स जो होते हैं वो कोर्ट्स के लिए ही होते हैं, उनको यहाँ पे बताना और यहाँ पे शेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए है वो ये, आपका जो जब आप कोर्ट में जाते हैं परमिशन टू अपील लेके, वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने डिटर्मिनेशन को बिल्कुल इनसाइड आउट अच्छी तरह जानते हो। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि जब वहाँ पे कोई वकील चला जाता है और उसको अपने डिटर्मिनेशन के बारे में अच्छी तरह से पता ना हो, तो फिर क्योंकि जजेस ने जनरल ने आके बात करनी है वहाँ पे, उन्होंने सब कुछ पढ़ के आना है, होम ऑफिस के वकील ने सारा कुछ पढ़ के आना है, अच्छी तरह से तैयारी करके आनी है। अगर आपने सिर्फ वो उन पॉइंट्स के ऊपर अपने आप को महदूद रखा जिनके ऊपर आपको परमिशन मिली है, तो आप बहुत मार खा सकते हैं उसके अंदर। इसलिए मैं जब भी कोर्ट में गया हूँ ये अपर ट्राइब्यूनल के अंदर या जहाँ पे भी परमिशन मिलती है, हम लोग अच्छी तरह तैयारी करके हर पॉइंट के ऊपर जाते हैं, क्योंकि वहाँ जाके कुछ भी पूछा जा सकता है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम एक पॉइंट के ऊपर बहस कर रहे होते हैं और अचानक जज उसको बिल्कुल पानी फेर देते हैं उसके ऊपर, या कहता है मैं इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता, या कहता है मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और फिर दूसरे पॉइंट पर चला जाता है और वहाँ जाके मसला बन जाता है। सो हर चीज़ की तैयारी होनी ज़रूरी है। टैक्टिक्स वाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी तैयारी उस केस की, जो उन पॉइंट्स के ऊपर जिनके ऊपर आपको परमिशन मिली है वो पॉइंट्स आपके क्लियर हों। दूसरी चीज़, उन पॉइंट्स के ऊपर ये याद रखिए, कोई भी केस लॉ जो आपके पास है वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। आई एम श्योर आपके लिए अपर ट्राइब्यूनल में कोई ना कोई बैरिस्टर जा रहा होगा, सो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि उनको क्या करने की ज़रूरत है, और ना ही आपको उनको जाके बताने की ज़रूरत है कि जी मैंने किसी को टीवी में फ़ोन किया था, उसने मुझे ये बताया कि तुम्हें ये करना चाहिए, सो अब मैं आपको आके इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि यू मिस्टर बैरिस्टर ये काम करो। ऐसा नहीं करना। हर बंदे को अपना काम करने की पूरी एक फ्रीडम होना चाहिए। आप बैरिस्टर सही तरह चूज़ कीजिए, आपकी अक्लमंदी सिर्फ इसमें होती है, बाकी जो काम उसने करना है वो उसको करने दीजिए। जो सिचुएशन आप बता रहे हैं उसके अंदर सिंपल बात ये आती है, चाहे बच्चे हैं भी साथ, अगर उनको नहीं भी कंसिडर किया गया वो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि 4 साल पहले असालम किया गया था। अब मैं ये इसमें अस्यूम कर रहा हूँ कि उनको आए हुए अभी यहाँ पे तकरीबन 4-5 साल ही हुए हैं, तो उनके बच्चों को 7 साल नहीं गुजरे। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि बच्चे उनके बहुत ज़्यादा अरसे से रह रहे थे, सिर्फ 4 साल पहले उन्होंने असालम अप्लाई किया था, तो वहाँ पर बच्चों का स्ट्रॉन्ग केस बन सकता है। जहाँ तक बाकी असाइलम की बात आती है कि मटेरियल एरर्स क्या हैं, अब उसके अंदर क्रेडिबिलिटी के पॉइंट्स बनते हैं या उसके अंदर इंटरनल रिलोकेशन के पॉइंट्स बनते हैं। अब ये 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर सारा कुछ सब हर चीज़ का दारोमदार होता है। इंटरनल रिलोकेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि क्या आप वापस अपनी कंट्री में जाके किसी और हिस्से में जाके रह सकते हैं जहाँ पर आपको ये खतरा नहीं होगा जिसका आप कंप्लेंट कर रहे हैं। अब अगर आपने उनको ये प्रूव कर दिया कि हाँ ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आप जाके रह सकते हैं, तो आपका केस कामयाब हो जाएगा। अगर नहीं कर सकते तो आपको केस रिफ्यूज़ हो जाता है। सो टैक्टिक्स वाइज या क्या तैयारी करने की ज़रूरत है, मैं इसके अलावा तो आपको कुछ नहीं कह सकता कि एक तो अपनी तैयारी बहुत अच्छी कीजिए, दूसरी ये चीज़ याद रखिए कि जो पॉइंट्स आपके कहे गए हैं उन पॉइंट्स के ऊपर जो जो एविडेंस जो इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है वो सारी की सारी दीजिए। बिकॉज अगर आप कोर्ट में जाते हैं और जज कहता है हाँ जी वाकई मटीरियल एरर्स ऑफ लॉ हैं, तो वो दोबारा आपसे एविडेंस सुन सकता है वहीं पर। सो अपने आप को अप टू डेट बिल्कुल तैयार करके जाइएगा, ताकि अगर कोर्ट में आपको कह दिया जाता है कि चलो जी हमने मटेरियल एरर्स ऑफ लॉ मान लिए, प्रीवियस डिटर्मिनेशन सेट असाइड, अब आप अपना एविडेंस देना शुरू करें, तो यू शुड बी रेडी फॉर इट। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी, नेक्स्ट कॉलर जी। हेलो अस्सलामुअलैकुम जनाब। वालेकुम बात कर रहा हूँ जी। बुखारी साहब, एक्चुअली ये मेरे कजन हैं, तो इनको कल मैंने मशवरा दिया था, मेरे ऑलरेडी 2 केसेस आपके पास चल रहे हैं मिसेस दिल्ली के पास, तो आई एम वेरी हैप्पी विद यू। लेकिन एनीवे इनको मैंने पहले मशवरा दिया था कि आपके पास चले जाए। इन्होंने स्पाउस वीजा अप्लाई किया था लास्ट अप्रैल में किसी सोलिसिटर के थ्रू। इधर बर्मिंघम में मैं एक्चुअली रहता हूँ, तो इधर किसी लोकल सोलिसिटर से। उसने पहले इनके पास था स्टूडेंट वीजा जी। इनका वीजा एक्सपायर हो रहा था लास्ट अप्रैल में 14 अप्रैल को जी। इन्होंने बरिस्टर को अपने सोलिसिटर को अपने डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग हैंड ओवर किया 10 अप्रैल को। ठीक। सोलिसिटर ने डॉक्यूमेंट्स सेंड किए होम ऑफिस को
तो होम ऑफिस वालों ने अभी खैर इनका इंटरव्यू भी हुआ, वाइफ का, दोनों का। आफ्टर अभी आज ही इनका आंसर आया है। उन्होंने होम ऑफिस ने ये एतराज लगाया है कि जी आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे जो हमें वीजा एक्सपायर होने के आपके 2 दिन बाद मिले हैं। ठीक, यानी कि आपका वीजा एक्सपायर हो रहा था 14 अप्रैल को, तो हमें मिले हैं 16 अप्रैल को। जबकि सोलिसिटर कह रहा है कि मैंने इनके कागजात आपके बिफोर एक्सपायर वीजा होने से पहले मैंने इनको सेंड कर दिए थे। ठीक है। उन्होंने हाँ जी, वो कहता है कि अभी हम कल जाएंगे उसके पास जी, वो कहता है कि मेरे पास प्रूफ है कि मैंने इनको रिकॉर्डेड डिलीवरी की है। मे भी उसने रिकॉर्डेड डिलीवरी की हो पर नेक्स्ट डे रिकॉर्डेड डिलीवरी ना की हो तो ये हो सकती है बात, तो उनको डॉक्यूमेंट लेट मिले हों। ओके। और दूसरा, होम ऑफिस ने जब इसने अप्रैल में डॉक्यूमेंट भेजे थे तो उन्होंने आफ्टर 2 मंथ्स बाद लेटर लिखा था कि आप हमें फ्रेश जो आपकी लास्ट 6 मंथ्स की स्टेटमेंट था, बैंक स्टेटमेंट, वो सेंड करें जी। वो भी इसने सेंड कर दी थी। ठीक, वो भी उन्होंने अंदर एतराज लगाया कि जी आपने हमें स्टेटमेंट नहीं भेजी, हालांकि वो भी इसने सेंड कर दी थी। ठीक है। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जी आपके डॉक्यूमेंट हमें 2 दिन लेट मिले थे, आप इलीगल हो गए हुए थे। वो तो मैं समझ गया सर। अब आप बताइए सवाल क्या है? सवाल ये है कि उसको राइट ऑफ अपील भी नहीं दिया, तो अब इसका क्या यानी कि हल हो सकता है? ओके, चलिए बताता हूं। जेआर के लिए जाना पड़ेगा। दूसरा बताएं, जेआर के लिए जाएं तो हाउ लॉन्ग इट विल टेक टाइम? ओके, चलें मैं बताता हूं सर। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन जी। आपके सवाल जो मोटा बनता है वो ये कि स्पाउस वीज़ा के लिए उन्होंने अप्लाई करना था। 14 अप्रैल को उनका वीज़ा ख़त्म हो रहा था। वकील को उन्होंने 10 अप्रैल को जाके सारा कुछ दे दिया। वकील साहब ने कहा कि जी मैंने इन टाइम भेज दिया था। होम ऑफिस कहता है हमें इन टाइम नहीं मिला, और उसके ऊपर अब ये उन्होंने आपको रिफ्यूज़ करके भेजा है कि एक तो ये कि आपके पास स्टेटस नहीं था और इस वजह से हम आपको रिफ्यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, वो बैंक स्टेटमेंट्स का कुछ जिक्र कर रहे हैं कि जी बैंक स्टेटमेंट्स मांगी थी, वो भी नहीं प्रोवाइड की गई, जबकि आपके वकील ने कहा वो भी हुए। मैं कुछ एक सिंपैथी आपके वकील के साथ भी रखता हूँ इसमें, वो इसलिए कि मेरे साथ भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है, और हम सब जो वकील काम करते हैं मेरा ख्याल है सारे इस बात के साथ अग्री करेंगे कि अक्सर होम ऑफिस ये गलतियाँ करते हैं। कई दफ़ा गलतियाँ होती हैं, कई दफ़ा एक मैं ये नहीं कहना चाहता जानबूझ के करते हैं, लेकिन फिर भी लगता ऐसा ही है कि वो जानबूझ के कर रहे हैं। रूल ये कहता है कि आपने जिस डेट को एप्लीकेशन सबमिट करवा दी, यानी आपने जिस डेट को एप्लीकेशन भिजवाई है, उस डेट से आपकी इनपुट हो जानी चाहिए। अगर आपके वकील ने 14 को भी आपकी एप्लीकेशन भिजवाई और रिकॉर्डेड डिलीवरी से भिजवाई, चाहे वो नेक्स्ट डे डिलीवरी थी या नहीं थी, चाहे वो सेकेंड क्लास रिकॉर्डेड डिलीवरी से उन्होंने भेजा कि उनको 2 दिन बाद मिला जाके, डजंट मैटर। आपके पास अगर प्रूफ है कि जिस दिन आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा था उस दिन आपकी एप्लीकेशन भेज दी गई, तो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है जिसके ऊपर आप आर्ग्यू कर सकते हैं। अनलेस कोई और गलती हो तो उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर ये चीज़ है सिर्फ कि जी वकील साहब ने वीज़ा एक्सपायर होने से पहले, यानी वीज़ा एक्सपायर होने से 1 दिन पहले या उस दिन भी अगर एप्लीकेशन भिजवा दी और उनके पास प्रूफ मौजूद है उस चीज़ का, देन इट्स ऑल राइट, फिर उनकी गलती नहीं बनती। अगर होम ऑफिस कहता है कि नहीं जी आपने भिजवाया ही इसको 15 तारीख को था और हमें जाके 16 को मिला, तो उनकी बात अपनी जगह बिल्कुल बजा है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं है। आपके वकील साहब ने कहा कि जी मैंने तो वीज़ा ख़त्म होने से पहले भेज दिया था। दूसरी बात जो बैंक स्टेटमेंट्स की है, अगेन हमारे साथ भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमें कुछ मांगा है होम ऑफिस ने कि जी ये चीज़ भेजें, ये चीज़ भेजें, ये चीज़ भेजें, हमने भिजवाई है, और कल को जब रिफ्यूज़ल आता है तो उसमें उसका कुछ जिक्र ही नहीं है। लेकिन इसीलिए हमारी अक्लमंदी इसी चीज़ में होगी कि हम जो भी डॉक्यूमेंट भेजते हैं, जो भी चीज़ भेजते हैं, उसका प्रूफ हमारे पास मौजूद होना चाहिए। अब आपके लिए क्या बात बनती है? आपको रिफ्यूज़ कर दिया गया, अपील का राइट नहीं दिया गया क्योंकि वो कहते हैं कि जी एप्लीकेशन आपकी आउट ऑफ टाइम की गई थी। आपकी जो मेन चीज़ बनती है, इसको जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज कीजिए, दोनों पॉइंट्स उठाइए, बैंक स्टेटमेंट वाला भी और जो प्रूफ ऑफ डिलीवरी वाला है वो पॉइंट भी, दोनों पॉइंट्स उठाइए, अपने सारे एविडेंस उनको दीजिए, और उसकी बेस पे फिर आपका फैसला होना चाहिए कि आपको यहाँ पे वो अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ करें, अपना रिफ्यूज़ल लेटर को विड्रॉ करेंगे कि नहीं। बाकी आपने पूछा जी टाइम कितना लगेगा। जुडिशियल रिव्यू में ये याद रखिए, आपके पास जिस दिन से रिफ्यूज़ल आता है आपका, वहाँ से 3 महीने का टाइम होता है उसको चैलेंज करने का। पहले आप उसका प्री एक्शन प्रोटोकॉल करते हैं। प्री एक्शन प्रोटोकॉल में मैं बिल्कुल इस चीज़ के हक़ में नहीं कि आप उनको बस खुला टाइम दें और उनका फैसले का इंतज़ार करें, नहीं। मैं कहता हूँ आप उनको एक डेडलाइन दीजिए, उस डेडलाइन के अंदर अगर वो आपको फैसला नहीं सुनाते हैं तो आप उनको सीधा जुडिशियल रिव्यू में लेके जाइए। जब आप जुडिशियल रिव्यू की एप्लीकेशन करते हैं
तो वहाँ पे अपर ट्राइब्यूनल की तरफ से कोई सेट टाइम लिमिट्स नहीं है, क्योंकि उनके पास रश कभी बहुत ज़्यादा होता है, कभी कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की जिनकी प्रेफरेंस होती है पहले उनको देख लिया जाता है, जो जिस तरह से भी उन्हें चलना है। सो उसमें कई दफ़ा 2 महीने भी लग जाते हैं, कई दफ़ा उसमें 6-6 महीने भी लग जाते हैं। सो वो जो भी चीज़ होगी वो टाइम का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर उन्होंने कल को ट्रेजरी सोलिसिटर्स ने या कोर्ट की तरफ से ये चीज़ मान ली जाती है कि हाँ आपने सही टाइम पे एप्लीकेशन कर दी थी, तो ये सारा टाइम जो आपका बीच में गुजरा है वो भी आपका लीगल काउंट हो जाएगा, उसको इलीगल काउंट नहीं किया जाएगा। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरे 2 छोटे-छोटे क्वेश्चन है। मैं Tier 1 जनरल वीज़ा पे हूँ और मेरी जो फर्स्ट एंट्री है वो 7 मई 2010 है। मैं फर्स्ट एंट्री के बाद वापस चला गया था तकरीबन 5 मंथ कुछ डेज के लिए, यानी 6 मंथ मेरे पूरे नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो यूके एब्सेंस पीरियड है यूके से वो 6 मंथ कंटिन्यूस है या टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर है 180 डेज? ओके, तो अगर तो ये टोटल नंबर ऑफ डेज 180 डेज इन एनी ईयर है तो वो ये किस तरह कैलकुलेट करते हैं? यानी आई मीन कि वो डेट ऑफ एप्लीकेशन से बैकवर्ड 5 इयर्स में किसी भी साल में से वो 180 डेज कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि मेरी 7 मई 2010 है, अगर 180 डेज टोटल है इन अ ईयर, तो अगर मैं 1 मंथ या 2 मंथ लेट तो ILR के लिए तो क्या मेरा वो एब्सेंस पीरियड कम हो जाएगा? यानी मे बी वो 180 डेज से वो 60 या 70 डेज हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मैं बताता हूँ जी। जो टाइम पीरियड काउंट होता है जब आपने एप्लीकेशन करनी है और आप उससे पीछे जाते हैं, वो ये नहीं है कि आपने 7 मई को अप्लाई किया या 7 मई को आपकी एंट्री हुई है तो 7 मई से लेके 31 दिसंबर 2010 तक आपका टाइम वो जो बनता है वो 7 मंथ्स का, सिर्फ उसके अंदर आपका 180 डेज का कोटा पूरा करना है, ऐसा नहीं होता। सो वो जनवरी टू दिसंबर नहीं काउंट होता, वो आपका जब आप एप्लीकेशन कर रहे हैं उससे पीछे आपने 5 ईयर्स जाना है, वहाँ पे काउंट होगा। नंबर 1। जो आपका 180 डेज़ का दूसरा आपने जो सवाल पूछा वो बिल्कुल आपका बात बिल्कुल सही है आपकी, कि अगर आपको नज़र आता है कि आपके पास अब वीज़ा चल रहा है और अगर आप 2-4 महीने रुक जाते हैं और वो आपका जो इनिशियल पीरियड टाइम पीरियड जो आपका गैप आया हुआ है वो कम हो जाता है, तो दैट्स वेरी गुड। आप 180 डेज़ पर ईयर से ज़्यादा बाहर नहीं रह सकते। 180 डेज़ कंटिन्यूस होना ज़रूरी नहीं है। 180 डेज़ अगर आपके तोड़ तोड़ के होते हैं तब भी काउंट होते हैं। सो ये नहीं कि जी 5 महीने और 20 दिन आपने बाहर गुजारे और उसके बाद आप वापस आ गए, उसके बाद फिर आप 3 महीने बाद 4 महीने बाद फिर दोबारा चले गए और आप जाके फिर 1 महीना रहकर आते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, आपके पास सिर्फ 10 दिन का टाइम रह गया हुआ था जो कि अब आपका ऑलरेडी पूरा हो चुका है और आप उसके ऊपर जा चुके हैं। सो ये गैप आपका लंबा बन जाता है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि जिस वक्त आपका टाइम पीरियड कंप्लीट हो रहा है, अगर आप 2 महीने और गुजार लें तो आपका टाइम कम हो जाता है, तो वो ज़रूर कर लीजिए। 180 डेज़ इन अ ईयर होता है काउंटिंग बैकवर्ड्स। ऑलराइट सर, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आसाम, मुझे पूछना था कि मैं Tier 1 जर्नल पे हूँ और अगर मैं 10 ईयर रूल पे अप्लाई करता हूँ तो क्या मेरी मिसेज को इंडेफिनेट मिल जाएगा या वो न्यू रूल्स के अंडर फॉलो करेगी? क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि ट्रांजिशन अरेंजमेंट जो थे वो अप्रैल 2014 से चेंज हो गए हैं, जिसकी वजह से अगर आपका स्पाउस या डिपेंडेंट जो है वो 10 ईयर रूल के बाद अगर मैं इंडेफिनेट लेके अप्लाई करता हूँ उसके लिए, तो उसके लिए 5 ईयर वेट करना पड़ेगा। ओके, चलिए मैं बताता हूँ जी। आपने जब अप्लाई किया था जब आपने अप्लाई करना है अपने 10 ईयर्स की बेस पे, ये याद रखिए आपकी वाइफ आपके साथ डिपेंडेंट के तौर पे चल रही हैं। अब अगर आप 10 ईयर्स की बेस पे अप्लाई कर देते हैं तो आप एक डिफरेंट रूल के अंदर चले जाते हैं। आपके लिए जो ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स बनते हैं वो वही बनेंगे जिस तरह से मैंने अभी पहले एक और कॉलर को बताया। जुलाई ये इसमें अप्रैल 2014 में डेफिनेटली चीज़ें चेंज हुई हैं, लेकिन जो फ़र्क आया है वो बिल्कुल इस तरह का है कि आपके अब डबल पैसे लगेंगे बजाय इसके कि किसी और चीज़ का कोई नुकसान हो आपका। अब आपने जो चीज़ करनी है, आपकी वाइफ आपके साथ आपके डिपेंडेंट के तौर पे पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम के अंदर चल रही थी ऑन द 9 जुलाई 2012। अब अगर वो उस वक्त आपकी डिपेंडेंट थी, पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम के अंदर आप थे, तो फिर वो ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स के अंदर आती हैं।
अब आपने जो चीज़ करनी है, जब आप अप्लाई करेंगे अपना इंडेफिनिट लीव के लिए, तो आप उनके साथ FLRM एप्लीकेशन डालेंगे। आपको अगर इंडेफिनिट लीव ग्रांट हो जाती है तो उनको FLRM के अंदर फॉरेन स्टेटस मिल सकता है, जो उनको 2.5 साल की लीव वो लगा के देंगे, जो स्पाउस वीज़ा की होती है। जैसे ही उनको वो लगता है, आप अगले दिन जाके बेशक उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं कि उनको परमानेंट स्टेटस दे दिया जाए या इंडेफिनिट लीव दे दी जाए, क्योंकि वो ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स में आती हैं, वो आपके साथ इतनी देर से चलती आ रही हैं। इसलिए आपकी एप्लीकेशन और उनकी एप्लीकेशन दोनों को कंबाइन करके उसी की बेस पे चलना चाहिए। उसमें ये मसला नहीं है कि आपको वो 5 साल उनको अलहदा करने पड़ेंगे, क्योंकि कॉमन सेंस वाली बात याद रखिए, अगर ऑन द डेट आप जब अप्लाई कर रहे हैं, आपने अगर ये चीज़ कहनी है कि जी उनको स्पाउस वीज़ा पे डाला जा रहा है, स्पाउस वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट होती है या स्पाउस वीज़ा को क्यों किया जाता है, क्योंकि वो 5 साल का जो टाइम दिया जा रहा है वो इसलिए कि देखा जाए कि क्या आपकी शादी पूरे 5 साल चलती है। अगर चलती है तो फिर हाँ ठीक है, आपको राइट मिलना चाहिए अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए। अब अगर 10 साल से वो ऑलरेडी आपके साथ चल रही हैं, या 10 साल नहीं तो कुछ 5 साल हो गए हैं या 4 साल हो गए, जो भी टाइम हुआ उनको आपके साथ, तो वो तो चीज़ काउंट होनी चाहिए। अगर 2 साल से ज़्यादा वो पॉइंट्स पे सिस्टम पे गुजार चुकी थी आपके साथ आपके इंडेफिनिट अप्लाई करने से पहले, देन दैट्स फाइन, दैट विल अप्लाई। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक विद दैट सर। नाज़रीन, मेरा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। मैं बार बार अपने शोज़ में कहता रहता हूँ कि मेरी कोशिश है कि हम आपके ईमेल्स का ज़रूर जवाब दिया करें। जितने हमारे डिफरेंट ऑफिसेज़ हैं, तमाम ऑफिसेज़ में हमारे बहुत कॉम्पिटेंट लोग बैठे काम कर रहे हैं, आपको वहाँ से भी जवाब मिल सकता है। अगर कोई सही जवाब नहीं मिलता तो आप ज़रूर मेरी अटेंशन को ईमेल कर सकते हैं और मैं भी उसको चेक कर सकता हूँ। लेकिन कोशिश यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए। अब आज के प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। इस हफ्ते का जो बाकी शेड्यूल है मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी बताया। इंशाल्लाह ट्यूसडे को इल्फर्ड ऑफिस में है, वेंसडे को फिंचली ऑफिस में है, थर्सडे को साउथ हॉल ऑफिस में है और फ्राइडे को इंशाल्लाह बर्मिंघम में मुलाकात होगी। जो लोग मिलना चाहते हैं, जो लोग आना चाहते हैं, अपने केसेस डिस्कस करना चाहते हैं, हैंड ओवर करना चाहते हैं, कोई भी बात है या यूरोप के बारे में बात करना चाहते हैं, प्लीज़ अपने अपॉइंटमेंट्स बुक कीजिए और मुझसे आकर ज़रूर मिल सकते हैं या मेरी टीम मेंबर से मिल सकते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी जगह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़ एंड गुड इवनिंग।